नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश का सवाल में आज बात पाकिस्तान में मचे कोहराम की। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई लाहौर और इस्लामाबाद में भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है, लेकिन बाहर उनके समर्थक इमरान की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना को बुला लिया गया है। बीती रात पीटीआई समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस की गोले छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारी डी चौक पर पहुंच गए। इमरान की रिहाई की मांग और महंगाई के मुद्दे पर लोग सड़कों पर हैं। वहां के हालात ऐसे दिख रहे हैं जैसे कुछ समय पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में दिखे थे। पाकिस्तान में सड़कों पर मचे संग्राम के बीच 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ समिट होना है। शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए लाहौर और इस्लामाबाद की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सेना को सौंपा गया है। 5 से लेकर 17 अक्टूबर तक सेना सुरक्षा व्यवस्था देखेगी। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एससीओ समिट में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे। 2015 के बाद पहला मौका है जब किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबादियन से गयूर इस्लामाबादियन से मैं मुखातिब हूँ कि इस वक्त हम जिना एवेन्यू पे हैं अपना एक जायज़ हक लेने के लिए, जो आइन भी हमें इजाज़त देता है, कानून भी हमें इजाज़त देता है कि हम एक पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन हमारे साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा गया है और जिस तरह हम असल पाकिस्तान के वारिस हैं, हम नज़रिया पाकिस्तान के वारिस हैं, हम आइन पाकिस्तान का नफाज चाहते हैं, हम पाकिस्तान में कानून की अमलदारी चाहते हैं, हम पाकिस्तान में अवाम का जो मैंडेट चोरी किया गया है उनको वापस दिलाना चाहते हैं, जो हमारा मैंडेट है। तो इसलिए इस ज्यादती के लिए अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो कूफा किसी जगह का नाम नहीं, कूफा एक फलसफा है। फिर हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम कूफी नहीं होंगे? इस्लामाबाद वालों से मैं कहूँगा, उन्होंने हमेशा इमरान खान का साथ दिया है, इसलिए साथ दिया है कि वो हक बात करता है, वो हक बात पे डट जाता है, वो सौदा नहीं करता। अभी भी वो कुर्बानी दे रहा है, आप देखें, अभी भी वो पहले खुद कुर्बानी दे रहा है, फिर आपसे कुर्बानी मांग रहा है। तो निकलें पाकिस्तान के लिए, निकलें अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, निकलें आइन के नफाज के लिए और आकर इमरान खान का साथ दें और इस पाकिस्तान को बचा लें। मैं आप सबको कहूँगा जिना एवेन्यू पे पहुँचें। अली अमीन 26 नंबर पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ केपी का काफिला, पंजाब से भी काफिले यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप होस्ट हैं, यहाँ पर जो लोग बाहर से आए हैं, मेहमान हैं, उनका जो भी खाने पीने का इंतज़ाम है, जो उनको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप बने। ये एसार अंसार और महाजरीन वाला है, तो आप इस वक्त अंसार हैं। बाहर से जो भी आए हैं उनको उसी तरह उनका साथ दें, उनको फैसिलिटेट करें और इंशाल्लाह एक नए पाकिस्तान, जो कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, उसके हसूल तक ये जंग जारी रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो देश का सवाल में आज सवाल, पाकिस्तान की सड़कों पर संग्राम क्यों मचा हुआ है? क्या लाहौर इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थक और सेना आमने सामने आ गए? क्या पाकिस्तान के हालात श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे होते जा रहे हैं? जिस तरह से गृह युद्ध में श्रीलंका और बांग्लादेश जला और आपने देखा तस्वीरों में जनता कैसे अराजक हो गई और सत्ता तक पलटने लगी। जो वहाँ के हुक्मरान थे वो देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। क्या ऐसे हालात बन रहे हैं? क्या एससीओ समिट के दौरान कानून व्यवस्था सेना बनाए रख पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एससीओ समिट में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पहुँचेंगे और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। और ऐसे दौरे के दौरान और ऐसे समय में इस तरह से तनाव, कोहराम मचा हुआ है, सड़कों पर लगातार लोग उतर रहे हैं, सेना उन पर जवाबी कार्रवाई भी कर रही है और इस्लामाबाद में बैठक की तैयारी भी चल रही है। तो कैसे होगा? हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं पैनलिस्ट में, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह लाली, विदेश मामलों के जानकार हैं।
मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट, और मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आरजू काजमी भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी और राणा अली जोहेब भी हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये करीब एक दशक के बाद विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उससे पहले ये कोहराम, ये तनाव, ये बैठक को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आरजू काजमी जी को जी आया नु कहना। बहुत बड़ी बात है कि खवातीन होने के बावजूद इस्लामाबाद में वो रहती हैं और उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान की आईएसआई और एस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाती हैं। ये कुछ इसी तरह के लोग हैं जो थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखते हैं, वरना बाकी तो जैसे कहते हैं ना, सारा गेट नंबर 4 की पैदाइश हैं जो कि सूट और बूट के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो आरजू जी, मैं वाहिगुरू में अरदास करना कि आप इसी तरह निडर होके पंजाब की धरती पर पैदा हुए और आप जो आईना दिखाने का काम करते हो वो प्लीज करिएगा, क्योंकि 25 करोड़ आदमियों के साथ मजाक हो रहा है। फैज अहमद फैज साहब ने कहा था, उनसे किसी ने बोला था कि मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान ढंग से नहीं चलेगा, और वो चल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल ये कहते हैं कि बस इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर आएगा, पर इट गोज मोर साउथ। और फैज अहमद फैज साहब ने कहा था कि मैंने तो इससे भी बुरा ख्वाब देखा है कि हम यूं ही रेंगते रहेंगे, हम चलेंगे नहीं। पर इसकी जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम नजर आती है, वो मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान बना जी, तो 19% पॉपुलेशन मिली, 17% रिसोर्स मिले और 33% आर्मी मिल गई। और हमारे साथ तो सबसे ज्यादती हुई। मैं पर्सनली इसको अपने आप को डिबेट में लाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दादा, मेरी दादी को सबको 1 लाख 10 लाख आदमी मरा में उखाड़ के फेंक दिया गया इस दिन के लिए, इस मजाक के लिए। लाल किले में आके और मेरी दादी सिर्फ इस गम में चल बसी कि जिस बच्चे को उसने इतने नाजों से पाला था वो अपने हाथ से आके मेहनत करता रहा। पर हम गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज से, हम मेहनत करने से डरते नहीं। पर whatever पाकिस्तान इज टुडे, इज इट वर्थ द कॉस्ट? ये मैं इस पे चाहूंगा कि आप थोड़ा देखें। अब जयशंकर साहब की बात पे आते हैं, तो जयशंकर साहब को तो आरजू काजमी जी ने भी और कई वहां के जो पत्रकार उन्होंने भी उनको हीरो बनाया हुआ है। तो इस बात पे मैं फिर खुशी से कहता हूँ कि एटलीस्ट यू कॉल अ स्पेड। बहुत बड़ी बात है कि वो वहां जा रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली इस्लामाबाद के पास तो उस लेवल के बैंक्वेट हॉल्स भी नहीं है जहां ये इतने हेड ऑफ द स्टेट्स को एससीओ में बुला सकें। आज से 2 महीने पहले 12 डिप्लोमेट्स के ऊपर उन्होंने गोली चला दी। अब इस लेवल की सेफ्टी है कि सारा पाकिस्तान का तंत्र यंत्र सिर्फ इस्लामाबाद के पास घूम रहा है, जहां पे बहुत बड़ा रिस्क है किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को आते हुए, क्योंकि वहां टीटीपी के भी 30-40 हजार लोग घूम रहे हैं। और अभी भी 120 अफगानी पकड़े गए पिछले हफ्ते में, जो कि पूरा अपना सामान लेके आए थे इसको डिसरप्ट करने के लिए। ठीक है। तो इस समय जाना ही बहुत बड़ी चीज है। हाँ, अब मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी बोलें। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इस समय वो जाकिर नाइक साहब को ना बुलाते। मतलब मैं इंडिया में आर्टिफिशियल कॉन्फ्रेंस पे और नोबेल लॉरियट्स की अटेंड कर रहा हूँ, मीटिंग्स एंड कॉन्क्लेव्स, और वहां उन्होंने जाकिर नायर साहब को बुला लिया जिन्होंने बच्चियों को इनाम देने से मना कर दिया। मतलब आपने एक बिल्कुल, कलम और की उसका स्ट्रोक उसका से, विरोध उनके मुल्क में ही हो रहा है, पाकिस्तान में ही विरोध हो रहा है कि, और और लोग कह रहे हैं कि भाई विरोध ऐसे की लोगों को जब आप क्यों प्राइम बुला रहे हैं मिनिस्टर जो उसको अकोमोडेट हमारी कर रहे हैं और बेटियों ऑडियंस को दे रहे ही, हो, तो इस विरोध की बच्चियों क्या की अहमियत बेइज्जती है? कर रहे मतलब हैं। समित ठीक जी, है, आरजू काजमी, मैं आपको डिबेट में लाऊंगा। ये कोहराम मचा हुआ है, एक तरफ शांति है नहीं, आप सुरक्षा का भरोसा कैसे दे पाएंगे जो वहां पर विदेशी मेहमान आएंगे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के सामने, लेकिन इमरान खान की पार्टी को अगर हम देखें तो इमरान खान साहब हमेशा से ही इस किस्म के प्रोटेस्ट जो हैं उसी के ऊपर बिलीव करते आए हैं। इससे पहले भी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब भी उन्होंने 126 दिन का जो है उस ऐसा ही एक प्रोटेस्ट जो है वो इस्लामाबाद डी चौक पे किया था।
और इस वक्त भी उनके यहाँ यही सब कुछ चल रहा है। और जहाँ तक एससीओ की बात है तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इन सबको जो है कि करके हटा दिया जाएगा। इस वक्त भी जो आप कह लीजिए चीफ मिनिस्टर केपीके हैं वो कहीं मिल नहीं रहे, और डेफिनेटली वो आईएसआई के पास ही होंगे, वहीं कहीं हेडक्वार्टर में बिठाकर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा होगा। तो ये लोग जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त ये लोगों को हटा देंगे, और जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त अंदर आने देंगे, वरना तो इनको केपीके से ही अंदर ना आने देते, इस्लामाबाद पहुंचने का किसकी सवाल ही नहीं सरकार पैदा चल रही होता। है, सत्ता में है तो कौन अभी? देखिए, सत्ता में तो हमेशा से एजेंसीज और आर्मी रही है। जो बाकी चेहरे आपको दिखाई देते हैं वो एक तरह के पपेट होते हैं, जो सामने वो बात करते हैं जो उन्हें कही जाती है। तो पाकिस्तान में चाहे सामने रह के काम हो चाहे पीछे रहकर काम हो, पाकिस्तान को चलाते और ज्यादातर यानी जो रोल प्ले करता है वो एजेंसीज और आर्मी का ही होता है। पॉलिटिशियंस का इतना कोई खास रोल नहीं होता, सिवाय इसके कि थोड़ी बहुत करप्शन कर ली, अपने बच्चे बाहर भेजिए। इमरान खान से लेके नवाज शरीफ तक किसके बच्चे, किसकी फैमिली पाकिस्तान में रहती है? कोई भी नहीं रहते पाकिस्तान में। हमारे जैसे लोग रहते हैं जिनको ने कहीं नहीं जाना होता, यहीं पे जीना मरना लिखा होता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है? वो एक लीडर बने हुए हैं, इमरान खान जेल में जाकर भी उनको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो मटन खाना चाहे, चाहे वो एक्सरसाइज करना चाहे, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी इंतहाई कमजोर गवर्नमेंट, इससे पहले ने इतनी कमजोर गवर्नमेंट नहीं देखी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में कोई चीज नहीं आ रही है, और ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं, और ना ही शायद कर सकते हैं, इसलिए कि उनके हाथ में पावर ही नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एससीओ से पहले पहले जाकिर नाइक को इस्लामाबाद गले को लगा क्लियर सकते किया हैं, सिर्फ जाएगा। इतना है क्या? जाकिर नाइक को बिल्कुल उन्होंने गले लगाया है, बुलाया है, और उस पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन जाकिर नाइक साहब का जो इवेंट था या जो उनका विजिट है, मेरे ख्याल से वो पहले ही कॉर्नर हो चुका है उनके उस इवेंट के बाद जिसमें उन्होंने बच्चियों को अवार्ड नहीं दिया। और इस वक्त अगर कुछ डिस्कस किया जा रहा है तो या तो एससीओ की मीटिंग है, या फिर इमरान खान के पार्टी के प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं वो है। जाकिर नाइक साहब का नाम भी कोई नहीं ले रहा, मेरा ख्याल है उनका ये विजिट तो बेकार ही जाएगा। ठीक है राणा अली, ये टाइमिंग को लेकर क्या आपको लग रहा है कि कुछ ये टाइमिंग जो है पीटीआई वाले इसी टाइमिंग को इसलिए चुना है कि भाई यहाँ तो इंटरनेशनल मीडिया के लोग आएंगे और यहाँ अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो हमारी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरी पहली गुजारिश तो आपसे ये है कि मेरी बात ज़रा सुनने की हिम्मत और हौसला लाज़मी रखिएगा, क्योंकि अक्सर आप हिम्मत जो है ना वो छोड़ जाते हैं। जब हम सच्चाई बयान करते हैं तो फिर आप सुनने के उसमें अमल में नहीं ऐसा रहते हैं। क्यों लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि 2-3 जो बड़ी आपने माशाल्लाह से बात हम एसईओ की कर रहे हैं, और आप कभी ज़ाकिर नाइक की तरफ निकल जाते हैं और कभी आप किसी और तरफ निकल जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जयशंकर साहब ने कहा, वो आपकी जो वज़ारत ख़ारिजा है उसकी तरफ से बयान आया कि जी वो विज़िट करेंगे, पाकिस्तान का अटेंड करेंगे। डेफ़िनेटली ये एक बहुत अच्छी बात है और हम उनको वेलकम करते हैं, और ये उनका फ़ैसला भी बड़ा अच्छा है। और हम इनसे ज़्यादा वेलकम अगर उनको करते अगर जयशंकर की बजाय नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान आते। एससीओ का समिट जो है वो एक पाकिस्तान की बात नहीं है, वो खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है। उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, ये एक सालाना जो अजलास होता है, वो चाहे आपके हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में हो, वहाँ पे सबको अटेंड करना पड़ता है। आपको ही याद होगा कि लास्ट टाइम जब बिलावल भुट्टो साहब इंडिया आए थे, तो उनके आने से पहले इंडिया में क्या कुछ नहीं हुआ था। उनके पुतले तक जलाए गए थे। एंड टाइम तक आपने उनको अप्रूवल नहीं दी थी कि आप आके अटेंड करें अजलास। लेकिन एट द टाइम ऑफ 11th आवर बिल्कुल 1 दिन पहले वो अजलास अटेंड करने के लिए गए, लेकिन वो गए। लेकिन हम इस तरह की जो बिहेवियर है उसको हमने काउंटर किया, ख़त्म किया, और हमने पहले ही आपको वेलकम करने के लिए आपको बाकायदा तौर पे दावतनामा भी भेजा और आपको बोला कि आप आइए, जिसको आपने एक्सेप्ट किया, और ये अच्छी बात है। इसको हम बड़े ओपन हार्टेड हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और आपको वेलकम भी करते हैं। दूसरी बात, शो में एक क्वेश्चन उठाया गया, जी आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप इतने जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी दे सकें। तो भाईजान, जो आपके पहले गेस्ट थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको भिजवाता हूँ, स्पॉन्सरशिप भिजवाता हूँ, आप आएँ और देख लीजिए कि बैंक्वेट हॉल तो क्या, यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं ना फॉरेन डिप्लोमेट्स को लेके, वो बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे होंगे। आपने जिसका रेफरेंस दिया, जिस इंसिडेंट का रेफरेंस दिया, तो आपको ये इतना इल्म होना चाहिए
कि जब किसी कंट्री में एज अ फॉरेन डिप्लोमेट आप जाते हैं, आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं, आप फॉरेन एम्बेसीज को, फॉरेन ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं, आप अपना रूट शेयर करते हैं, आप उसके बाद विजिट करते हैं। लेकिन अगर आप इन सब प्रोटोकॉल्स को तोड़ के आप खुले दनाते फिरेंगे, तो फिर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो इस तरह के इंसिडेंट जो है वो हो करने गया। में अब कामयाब बहुत हो। मुझे लगता है बहुत ज्यादा ठीक हो वक्त गया। ले लिया अब आपने राणा ली। अब दूसरी बात ठीक है। हाँ। दूसरी बात देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका उनका आपसी मामला है, क्योंकि वो इंडिया से वहां पे निकले हुए हैं और वो इंडियन नेशनल हैं। हाँ। उनको आप अच्छा समझे, बुरा समझे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे गेस्ट हैं, हमने उनको वेलकम भी किया है। जो लोग यहाँ पे ये बैठे कह रहे हैं कि वो कॉर्नर हो चुके हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि यूट्यूब पे बैठ के या यूट्यूब का लिंक ओपन करके, तो जो कल का कराची का उनका एक मजमा हुआ है उनको देख लें, एरियल शॉट देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, जी, अब आप यहाँ जाकिर नाइक के नेक्स्ट प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, बात पे आइए। है ना? ये कौन जी सी सॉरी। पार्टी से हैं अली साहब, कौन सी पार्टी से हैं? नहीं नहीं, पार्टी ने ये अब मुझे लगता है जाकिर नाइक के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि वहाँ भीड़ पहुंची थी, जबकि वहाँ आरजू काजमी कह रहे हैं कि अब उन्हें कोई यहाँ पर सीरियसली ले ही नहीं रहा है। चर्चा हो रही है एससीओ समिट की या फिर देखिए, चर्चा हो रही है इमरान खान की। आरजू काजमी साहिबा की बात पे जितना आप राणा अली, अब ठीक है, राणा अली, अब सुनिए, राणा अली सुनिए। अब आपसे मैंने इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा, एक भी उस पर आपने कुछ नहीं किया। भाई ये सड़क पर लोग उतर रहे हैं, तो आपको क्या पाकिस्तान में सड़क पर कोई भी कभी भी उतर सकता है क्या? ऐसा है क्या? देखिए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है ना, जमहूरियत है ना, जमहूरियत में क्या होता है, है तो वहां पर कोहराम मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है इस्लामाबाद की सड़कों पर। इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं होते। सेना को आपको लग रहा है कि सेना को कंट्रोल करने की नौबत क्यों आ रही है? देखें, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आयन और एक कानून पे चलता है। जब हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 ये हमें परमिशन देता है कि जब कोई भी मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की अनारकी या ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिससे इंतशार का खतरा है, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला सकते हैं, सिक्योरिटी उनके हवाले कर सकते हैं, ताकि अब देखें ना, फौज को बुलाया हमने, जिसकी वजह से क्या हुआ, समिट की बैठक 17 अक्टूबर तक सेना संभालेगी, तो मतलब डर है कि भाई कहीं फजीहत ना हो जाए पूरी दुनिया में, है ना? पूरी दुनिया में फजीहत ना हो जाए। और संविधान और आइन की आप बात कर रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? कभी कोई भीड़ सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देती है आपके यहाँ, ये तो स्थिति है अनारकी की। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर देती है, सुप्रीम कोर्ट कोई अगर फैसला सुना देती है तो ये तो स्थिति है आपकी। मैं ठीक है सहगल साहब आपके पास आऊंगा। जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो सब कुछ बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पर पहुंचेगी, सब कुछ नजरें अभी इस्लामाबाद पर रहेगी एससीओ समिट को लेकर। क्या वो अटेंशन ग्रैब करने का ये तरीका है, ग्रैब करने की कोशिश है? देखो, पीटीआई जो है साफ तौर पे फायदा उठा रही है कि एससीओ मीट होने जा रही है, और इस समय सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान है वहाँ पर। तो इंटरनेशनल, क्योंकि 8 देश हैं जो मेंबर्स हैं एससीओ के, और कुछ और गेस्ट नेशंस हैं, उनके भी प्रधानमंत्री वहाँ पे और हेड्स ऑफ स्टेट पहुंच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मीडिया पे ऑफ जो है इस समय मिलेगा। जबरदस्त एम्बेरसमेंट होगी पाकिस्तानी सरकार की, खासकर के शहबाज शरीफ के सरकार की। और पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय जो लीडर हैं, जिनको वास्तव में इलेक्शन में मेजोरिटी मिली, उनको जेल में डाला हुआ है ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस। साफ तौर पे पाकिस्तान का अवाम कहता है कि शहबाज शरीफ का परिवार और बिलावल भुट्टो का परिवार जो है वो भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा डूबा हुआ है, और पाकिस्तान के पुराने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो भी भ्रष्टाचार में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इलाके इमरान खान के अपने जो सबसे लोकप्रिय लीडर है, जिनको सबसे ज्यादा पार्टी सीट्स बनी है, उनको तो नजर बंद किया हुआ है। और वास्तव में मैं आरजू से बिल्कुल सहमत हूँ कि पाकिस्तान को चला रहा है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। और जहां तक ये एससीओ का मीट है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इंश्योर करेगी कि ड्यूरिंग दोज डेज किसी प्रकार का कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट आसमान को छू जाए। पाकिस्तान की आर्मी में काबिलियत है, क्षमता है टू इंश्योर कि उस समय कंप्लीट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दिखाई जाए दुनिया को, और वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीटीआई का कोशिश होगी, और
टीटीपी की कोशिश होगी कि उनके तमाम इरादों को नाकाम किया जाए। लेकिन हालात जो हैं, सुधाकर जी आपसे मैं सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन अगर और उग्र होता है, स्थिति श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी हो सकती है? सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद तहे दिल से। और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उन सबको शुभकामनाएं और बधाई। और जहां तक आपकी सवाल है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो हम बिंदुस को ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी जॉइन द डॉट्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट पाकिस्तान के अंदर है, हो रहा है या होने जा रहा है। इसको हम कोई भी नजरिया से देख सकते हैं। मैं एक सकारात्मक रोड मैप और विचार के साथ कुछ पेश करना चाह रहा हूं जी। कि ये एक सुनहरा मौका है पाकिस्तान को हर चीज को उल्टा साबित करने का। क्यों ना उसका फायदा उठाए। बहुत हो गया है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्पीक, सच्चाई को छुपा के, दबा के। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कहां तक हम छुपाते रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, आई हैव नो मॉरल ऑब्लिगेशन टू कमेंट, लेकिन देश बहुत समय से झेल रहा है इन चीजों को। क्या कोई एक नागरिक, पाकिस्तान का नागरिक, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, अगर एक नागरिक चाहेगा पाकिस्तान को पूरा एकदम डबल डाउन करके उसको आगे तेजी रफ्तार से आगे ले जा सकता है। अगर नागरिक नहीं चाहेगा तो पॉपुलर कैंडिडेट होने के बावजूद भी जेल के अंदर भर्ती रहेंगे इमरान खान की तरह, उनको कोई नहीं उसको रियाज कर सकता है। तो यही पे कहना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान वही देश है, एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट है या होना चाह रहा है, या और पीछे की तरफ डेट ट्रैप में फंस के पीछे की तरफ रिग्रेसिव मोड में जाना चाह रहे हैं? ये था एक छोटा सा प्रियम्बल, लेकिन आपका असल जो जवाब है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिस तरफ वेस्ट एशिया की तरफ लड़ाई जिस रफ्तार और फैलाव के साथ ये आगे बढ़ते जा रहा है, पहले गाजा स्ट्रिप में था, अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया है नॉर्थ इजराइल या साउथ लेबनान, जहां पे ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो सकता है, हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज है सुमित कि पहले 3 से 4 किलोमीटर का पेनिट्रेशन होता था, उनकी जो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ अटैक, एक शॉर्ट मीडियम रेंज का वेपन्स यूज करते थे। आज के दिन में 28 से 30 किलोमीटर दूरी पे जो टारगेट है उसको एंगेज किया जा रहा है। ठीक है। यह है डीप पेनिट्रेशन, बेरूट के पास, लेबनान के काफी गहराई में जाके अंदर, ये जो बिल्कुल पीस कैंप सुधाकर है जी, ये बांग्लादेश भी बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर था, अब वो फिर कट्टरपंथियों के हाथों में गया और फिर बैक होने लगा है। वहीं पर आ रहा हूं सीधा। उसके बाद जो उनका अगला टारगेट है इजराइल का, मेरे अंदाज के मुताबिक ये ईरान पे ही वो आके कंसंट्रेट करेंगे। ईरान पे कुछ भी होता है, ईरान पे कुछ भी होता है, आप ये मान के चलिए ये पाकिस्तान विल बी बैडली अफेक्टेड। मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं, आप माने या ना माने, पाकिस्तान आज मेरे विचार के मुताबिक एक रेडिकलाइज सोसाइटी है। पाकिस्तान के अंदर यही इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, सीएनएन के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे पीछे तो इधर 50 किस्म के टेररिस्ट हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो थिंक टैंक है उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि 12 इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग पाकिस्तान। तो उनका जो, आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करिए, ये जिहाद जो ग्रुप बना है उसके मत बात करिए, मैं अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हूं वो ऐसे फैले हुए हैं। आप बलूचिस्तान की बात करिए, सिंधुस्तान की बात करिए, खैबर पख्तूनख्वा, किसी की बात करिए, पाकिस्तान का परिस्थिति हाथ के बाहर कभी भी जा सकता है। इसलिए उनको फूक फूक के कदम रखना चाहिए। अब भारत को खास तौर पे हमें चौकस रहना है कि कभी भी इसका स्पिल ओवर हमारे ऊपर आ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान में कभी भी गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। आरजू काज़मी, आप सहमत है इस बात से? और मुझे लगता है कि आप राणा अली जो जिन्होंने कहा यूट्यूब लिंक और तमाम चीज़ें, मुझे लगता है कि देखिए राणा अली जी, बहुत सम्मान के साथ आपको कहूँ, आरजू काज़मी का सम्मान है, ठीक है, यूट्यूब लिंक और ये जो टॉन्ट है ना, इसे वापस लीजिए। ये बात करने का लहजा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। एक दूसरे का सम्मान जो है सबसे पहले करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए पहले राणा अली, ठीक है। यूट्यूब आप जो कह रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है आरजू काज़मी। बोलिए आरजू।
जी अच्छा नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल राणा साहब ने जो कुछ कहा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके ओपिनियन की, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, वहां पर जाकिर नाइक का जिक्र नहीं हो रहा है। वहां पर इस वक्त सिर्फ इमरान खान के प्रोटेस्ट चल रहे हैं या फिर एससीओ की बात की जा रही है, तो उस लिहाज से तो वो मैं समझती हूँ कॉर्नर है। जहां तक कराची में अगर कुछ लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंच गए, तो हम वो कंट्री है, पाकिस्तान वो कंट्री है जहां पे सलमान तासीर को जिसने गोली मारी ब्लास्फेमी के ऊपर, जिस आदमी ने मुमताज कादरी, उसके जनाजे में अगर आप देखें तो आपको बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देगी। लेकिन अगर आप अब्दुल सत्तार ईदी के उसमें देखें तो आपको कोई दिखाई नहीं देगा, बहुत कम लोग दिखाई देंगे। तो हमारे तो माइंडसेट ही इस तरह के, हम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और हम उसी तरह के लोगों को पसंद करते हैं और उन्हें सुनते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो समझ रहे थे कि उनको बहुत मीडिया कवरेज मिलेगी और बहुत टीवी पे दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो बिल्कुल यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और काफी लोग जो हैं वो खुश भी हो रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं और एक पॉजिटिव साइन है। और मेरे ख्याल है कि आई विश कि जब वो वापस जाएं तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वो कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं पाकिस्तान से, उन्हें नहीं, बहुत अच्छा सुधाकर जी ने वेलकम जो दिया कहा है जाएगा। कि यहाँ पर जी। हालात बिगड़ सकते हैं, ठीक है, एससीओ समिट तक तो सेना चलिए मोर्चा संभाली हुई है 17 अक्टूबर तक, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद यही है कि इन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग वापस चले जाते हैं। कई बार प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और कई बार वापस गए हैं। और जो ये ऑपरेशन करने की बार बार हमारी फौज बात करती है केपीके में टीटीपी को लेकर, तो उसके ऊपर भी वो लोग नाराज हैं और उनका कहना ये है कि ये ऑपरेशन जो है इस बार पंजाब से शुरू होना चाहिए, केपीके या स्वात से नहीं। इसको लेकर भी कई तरह की प्रॉब्लम्स और कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसको गवर्नमेंट अगर सीरियसली ले तो इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि अभी 1-2 दिन और लगेंगे जिसमें कि इस्लामाबाद खाली करवाया जाएगा और इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। लेकिन ये सब हो रहा है आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल के तहत। जी हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है, लेकिन अगर किसी पर हम ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो फिर हमें लोगों को इस तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन हर बार रोका जाता है, हर बार मना किया राणा जाता अली, है। इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो देखें, आपने जो अभी बात की है ना उनके पहले, तो उसका जवाब मैं पहले दे देता हूं कि हर वो इंसान जो मेरे मुल्क के खिलाफ है, हर वो शख्स जो मेरे मुल्क की फौज और फौज की इज्जत के खिलाफ है और उनके ऊपर गलत किस्म के इल्जामात लगाते हैं, उसका सम्मान करना मेरे ऊपर लाजिम नहीं है, नंबर 1। अब आ जाए आपकी नहीं दूसरी नहीं, बात की तरफ। आपको मैं एक सेकंड टोकता हूं, एक सेकंड टोकता हूं, एक सेकंड मेरी बात टोकूंगा, सुनेंगे, आप एक सेकंड नहीं टोकूंगा। टोकेंगे। राणा अली आप साहब, नहीं ये शो आप मेरा बीच है में और इस टोकते शो पर हैं। अगर आप सम्मान करना नहीं जानते हैं तो प्लीज सुमित जी, मैं आप आपको बीच बोलने में नहीं नहीं दूंगा। टोक सकते सम्मान हैं। करना यहाँ पे पड़ेगा, बाहर में आप जो अगर- करें और अगर बाहर आप- में जो करें, अगर आप- विचारधारा किसी अगर के आप- नहीं मिलते अगर आप- हैं एक दूसरे से, तो अगर इसका आप मतलब हम क्या हम फैक्ट से- सम्मान करना छोड़ दें? ये अगर बिल्कुल नहीं। आप लहजा फैक्ट से अपना हटेंगे, दुरुस्त मैं रखिए, लहजा आपका अपना पर्दा दुरुस्त हटा रखिए। देता हूं आपकी आंखों से पर्दा हटा देता हूं। यहाँ पे बात हुई कि सलमान तसीर के जनाजे पे उतने ज्यादा लोग थे जबकि अब्दुल सत्तार ईदी पे नहीं थे। इनको ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी को स्टेट फ्यूनरल का दर्जा दिया गया है। पूरा पाकिस्तान उस दिन बंद था जिस दिन उनका फ्यूनरल हुआ है। ये कैसे कह सकते हैं यहाँ पे बैठ के आपके मुंह में आपके मैं ये कह रही हूँ कि मुमताज कादरी के जनाजे में ज्यादा लोग थे, अब्दुल इस तरह की सत्तार ईदी बातें के जो है जनाजे वो में नहीं कम लोग थे। करेंगे। नंबर 1, अब आ जाए अब आप मुझे अपने नहीं दूसरी पता बात। कि ये गेट नंबर 4 से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, मैं इन्हें तमीज नहीं है बात करने की। झूठ पे ये झूठ बता बोले चले जा रहे हैं, जहां से डिक्टेशन लेकर आए हैं। डिक्टेशन आप डिक्टेशन लेके इनके जो इंडियन चैनल्स पे बैठ के जो वो बुलवाना चाहते हैं, आप वो बोल रही हैं। आपको ये अच्छा, अंदाजा ही नहीं है आप क्या कह रही हैं। ठीक है। मैं- आप आप आगे टॉपिक पे रहिए, बेहतर होगा। आप मेरे ऊपर बात करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। अगर आप गलत चीज गलत चीज करेंगे आप कह रहे हैं, गलत चीज आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। क्योंकि सलमान आप तासीर साहब को जिस आदमी ने पाकिस्तान को मारा था, रिप्रेजेंट मुमताज करती हैं, मैं कादरी भी ने, पाकिस्तान को उसके रिप्रेजेंट कर रहा जनाजे हूं। में लाखों लोग निकले थे, वकील तक बाहर आए थे और वकील हार फूल पहना रहे थे। और जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की डेथ हुई थी तो उस तादाद में लोग बाहर नहीं थे जो मुमताज कादरी के जनाजे में थे। उससे आप आप दिमागों कहाँ का थी अंदाजा मैडम उस टाइम लगाइए पे? कि कैसे आप कहाँ इंतहा पे थी? पसंद लोग यहाँ पर रहते आप हैं। कहाँ पे थी उस टाइम पे? आप कहाँ थी उस टाइम पे? अब्दुल सत्तार ईदी के जनाजे पाकिस्तान, के टाइम पे आप कहाँ थी? मैं यहाँ पर आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है? बस फिर आप आपको पता एंकर ही नहीं नहीं है है। ना, ग्राउंड हाँ, मुझे रियलिटीज का नहीं आपको पता, पता ही सब नहीं है। आपको पता है, आप सब आपको पता है। और आप बैठ के यहाँ बस पे आके जो है वो पूरी गलत ताकत किस्म के की साथ बातें झूठ बोले चले जा रहे हैं। अमित जी, मैं आपसे अब बात करता हूँ। आपने कहा जी वो लोग आते एक हैं, सेकंड, आप उनको प्रोटेक्ट करने की राणा अली कोशिश साहब, करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए भाई। ऐसा कह देना
कि आपको नहीं पता है, आप किसी का अस्तित्व को ही आप नकार रहे हैं। उन्हें कैसे नहीं पता और आपको ही सब पता है, ये मैं कैसे मानूं? ये तो मेरा शो है, मैं तो उनको भी सुनूंगा और आपको भी सुनूंगा, और आप अगर कुछ बोल दें तो उसको भी हम सच नहीं मानेंगे। आप कर लीजिए, ठीक है, अभी प्रोग्राम के दौरान ये रिसर्च आप कर लीजिए, अपने स्टूडियो अपनी चलिए। टीम को रिसर्च बोलिए। नहीं, रिसर्च करने की बात नहीं है साहब, रिसर्च करने की बात नहीं, रिसर्च करने की बात नहीं है। जहां तक बात है प्रोटेस्ट की, चलिए प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट को लेकर भी तो चलिए आप प्रोटेस्ट पर आइए, प्रोटेस्ट पर आइए। फॉल्स इंफॉर्मेशन है, उन्हें राणा अली, अरे फॉल्स इंफॉर्मेशन आपके कहने से नहीं होगा ना। मैं बिल्कुल आरजू काजमी के भी फैक्ट्स को रखूंगा, उन्होंने भी जो कहा वो भी सही कहा। आपको मैं पूछ रहा हूं, प्रोटेस्ट अगर इतना आइन और संविधान को मानने वाले हैं तो प्रोटेस्ट की इजाजत क्यों नहीं मिल सकती है? जो ओरिजिनल जो प्रोटेस्ट की इजाजत क्यों नहीं मिल सकती है? तरफ आता हूं, बहुत हो गई इधर उधर की बहस, बहुत हो गई, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा कि पीटीआई के लोग हैं, वो आते हैं, समर्थन करते हैं, फिर चले जाते हैं। देखें, वो आते हैं स्टेट के, आप ये आपको भी पता है दिल्ली में क्या हुआ था, आपको नहीं पता? किसान जब आपके दिल्ली की तरफ चल पड़े थे, कितने किसान मरे थे प्रोटेस्ट के दौरान। तो हम ये कहें कि आपने उनको मार दिया, तो क्यों मारा था? ठीक है, वो अपने राइट्स के लिए आए थे, उठे थे, उन्होंने रेजिस्ट किया, स्टेट ने उनको रेजिस्ट किया, रोकने की कोशिश की, पुलिस ने उन पर क्या कुछ किया। राणा अली, आप अपने पीटीआई इमरान खान, और यहाँ पर इमरान खान 1 साल से बंद हैं, किसी मुख्यमंत्री को रातों रात गायब कर दिया जा रहा है, ये आपका आइन है, ये आपका संविधान है? आरजू काज़मी, मुख्यमंत्री को गायब कर देना रातों रात, कहीं पे गायब करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ये एक बिल्कुल एक फेक किस्म की, फॉल्स किस्म की। आरजू काज़मी कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। बैरिस्टर साहब ने तो ये तक कहा कि ठीक है जी, जयशंकर को हम बुलाते हैं, वो आरजू हमारे काज़मी, मुख्यमंत्री कहाँ हैं? तो क्या आपको जानकारी है? आपका जयशंकर साहब जाएंगे उन प्रोटेस्ट में? पीटीआई के उन्होंने आरजू बुलाया, उनको जाएंगे? आप बता दें। मुख्यमंत्री कहाँ हैं? मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि मिल नहीं रहे हैं। उन्हें कहें केपी हाउस जरा विजिट कर लें, उनको मिल जाएंगे। केपी हाउस के अंदर है वो, इस्लामाबाद में। आरजू, आपको आवाज आ रही है? जी, आप कह रहे हैं, मैंने तो ये, हाँ आप कह रही थी। जी हाँ, देखें उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं और हर तरफ से यही बात हो रही है, अभी तक जो है वो चीफ मिनिस्टर केपी के नहीं मिले हैं, और ये भी कहा जा रहा है केपी के हाउस से उनको जो है उठा के हमारे यहाँ की जो एजेंसीज हैं वो ले गई हैं। अब किसकी बात पे भरोसा किया जाए पता नहीं, वो तो मेरे ख्याल है जब वो मिलेंगे और खुद बात करेंगे तभी होगा, लेकिन फिलहाल वो किसी को नहीं मिल रहा है। अब इनको पता होगा केपी के हाउस में, तो ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं तो जाहिर है कुछ नहीं जानती इनके हिसाब से। नहीं, 1 साल से नहीं, आप बिल्कुल जानती हैं, आप भी जानती हैं, इनके हिसाब से उनके हिसाब से नहीं। मैं यहाँ पर हर पैनलिस्ट को इसलिए मैं रखता हूँ, यहाँ पर बुलाता हूँ, ताकि उनके पास अपने अपने फैक्ट्स हैं, अपने अपने विचार हैं, और वो अपने विचार अपने तरीके से रख सकते हैं। इसमें कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और ये मैं पहले ही स्पष्ट करता हूँ। सम्मान के साथ पूरी बात रखिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट पहले भी होते रहे हैं, अभी भी होते रहे हैं, क्या हमेशा से इसी तरह से सप्रेस किया जाता रहा है? देखिए, अगर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं तो पीटीआई हमेशा से इसी किस्म के प्रोटेस्ट करती रही है, और अक्सर उनके टाइमिंग जो है मेरे ख्याल है वो गलत ही रहे हैं। और क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है, चाहे कोई चाइना से आ रहा हो या कोई और इवेंट हो, वो उस टाइम पे निकलते हैं, और शायद वो ये चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मीडिया कवरेज मिल जाए या पूरी दुनिया देखे कि क्या हो रहा है। वरना ये टाइम जो है वो मेरे ख्याल से सही नहीं था, और एससीओ के बाद भी ये प्रोटेस्ट किया जा सकता था, उनका राइट है। लेकिन इसके बाद फिर अभी अगर ये स्थिति है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नज़र है, तब इतना सप्रेस किया जा रहा है, मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद अगर उतरेंगे तो शायद ब्रूटली उन्हें हटा दिया जाए। देखिए, हटाया तो जाएगा, इसलिए कि एससीओ मीटिंग है, और इस्लामाबाद कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि जिसको आप कहें कि कॉर्नर में कुछ हो रहा हो तो दूसरा जो है वो मीलों हजारों मील दूर होगा। तो जाहिर है स्मॉल सिटी है, इनको मैनेज तो करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरीके से भी मैं आता हूं आपके पास दोबारा। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी, मैं तो सिर्फ राणा साहब से कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता वो कितनी दफा हिंदुस्तान आया, मैं 5 दफा पाकिस्तान आया हूँ। मसला ये है कि
पाकिस्तान कोई फाइनेंशियल या पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। मतलब कभी कभी तो पाकिस्तान की बात सुनकर ये लगता है कि जैसे इस्लाम 1947 में से ही शुरू हुआ था। मतलब वो सऊदी अरेबिया को भी ये तकरीर करे फिरते हैं जो इनसे कोई, जो इनको अब वीजा भी नहीं देता है, जो इनकी आर्मी को भी अब नहीं यूज करता है। अब मसला ये है कि छोड़ देते हैं हम आरजू काजमी जी की बात को भी, और राना अली जी मुझे पढ़े लिखे इंसान लगते हैं बात से, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। आप एक बार गूगल कीजिए, आप देखिए दो मुल्क इकट्ठे आजाद हुए थे, आप अपनी जीडीपी देखिए, आप देखिए कि आप कितनी दफा आईएमएफ के पास गए हैं। मतलब अमेरिका में जहां मैं रहता था, वहां पे जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तानी आ गया तो कशकोल लेके आया है। तो मुझे लगता है कि आप अगर जवाब दीजिए राणा छोड़ अली। दीजिए ये यूद और हनूत की नफरत को आप इतनी दूर ले जा चुके हैं कि उसमें आप अपना नाश कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, जितना मथूट गोल्ड हिंदुस्तान की ज्वेलरी कंपनी के पास गोल्ड है, उतना पाकिस्तान के पास गोल्ड नहीं है। $1 बिलियन की मीटिंग में मुकेश अंबानी जी खुद नहीं बैठते हैं। चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया, वो भी हाथ लगा के रो रहा क्योंकि इनके जर्नैल पैसा लेके चले गए, उन्होंने पापा जोन्स खोल दिए। और पाकिस्तान में मैं किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसके पास डुअल सिटीजनशिप ही ना हो, हमारे यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि हर पाकिस्तानी का एक पैर बाहर होता है। मैं लास्ट बात कहना चाहूंगा कि मेरा दोस्त प्रॉपर्टी के बिजनेस में है दुबई में, तो जब भी पाकिस्तान में कोई मसला होता है तो वो कहता है यार जमीनें दुबई, लंदन और कनाडा में पैसे लगाओ क्योंकि सारे जर्नल पैसा वहां से उठा के यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो राणा आप अली अपनी जवाब रुपये देंगे। की वैल्यू देखिए, उसमें 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 सुमित झा जी का कोई रोल नहीं है, आरजू जी का। आप अपने फॉरेन रिजर्व देखिए, आप देखिए एफएटीएफ के नीचे कितनी बार गए, अपने नहीं, पासपोर्ट की अहमियत देखिए। सुरेंद्र जी, ये आप तो इन्हें शीशा लेके देना है ये मेरे को, आप इंडिया से दिखाने की भेजना है। कोशिश कीजिएगा, लेकिन देखेंगे नहीं। दिक्कत यही है इनके साथ, वो देखेंगे देखना नहीं। नहीं चाहते। मैं इस पर एक शेर सुना देता हूं कि ना जी। समझ लोग भी बड़े सयाने हैं। राणा अली जी, अर्ज करना चाहूंगा कि ना समझ लोग भी बड़े सयाने हैं क्योंकि सिर्फ अपने मतलब की बात माने हैं। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा। और हमारी मेरी पर्सनल मंशा एक थी भाई, कि हमारे हमें रक्षा तो मंत्री भाग्य से राजनाथ सिंह ने तो कहा, सुरेंद्र जी, उन्होंने तो कहा कि भाई क्यों जा रहे हो आईएमएफ के पास, हमारे साथ संबंध अच्छा रखते, हमारी बात मान के रहते, प्यार से, प्यार मोहब्बत से, तो इतना बेल आउट पैकेज तो हम ही दे देते। उनका डीएनए हमारे साथ है, तो वो चाइना की गोद में बैठ गए क्योंकि यूद और हनूद की नफरत राणा को अली, इतना दूर ले जा चुके हैं कि वो समझते हैं कि इस्लाम की आईएसआई और उनके पास आर्मी है। और ये सेना से मुक्ति हो जाए, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो जाए और अपने देश, कौन अपने सा मुल्क पर लोकतंत्र? ध्यान एक दें, प्राइम मिनिस्टर ने तो टर्म मुझे नहीं लगता है कंप्लीट कि की इस वो कंट्री में। भारत कौन भी सा चाहता है, लोकतंत्र हम है? लोग भी चाहते हैं कि आप लोग तरक्की करें, है ना। बार बार भीख मांगने पहुंच जाते एक हैं बात और आईएमएफ के बोलना पास। चाहूंगा कि मेरी एक पर्सनल रंजिश है ठीक है। कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ फेल्ड नेशन। ये तो सिर्फ वेस्ट ने उसको रखा हुआ है क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी है कि जब सितंबर 11 हुआ तो इनको जरूरत पड़ गई, कोल्ड वॉर की जरूरत पड़ गई, वरना जो उसकी हालत है उसको ठीक वेस्ट है, राणा अली नहीं जवाब दे फेल्ड, देंगे। क्योंकि राणा अली साहब 25 जवाब करोड़ दीजिए। आदमियों को कौन ठीक है, संभालेगा? ठीक है। एक बार इनको मैं चाहूंगा कि डॉलर पाकिस्तानी रुपये और इंडियन को कंपेयर करें और फिर आरजू जी से फोन करके माफी मांग लेंगे। सब पता होगा इनको। राणा अली साहब, मैं चाहूंगा ईमानदारी से आप रखें। सुमित जी देखें, आपको भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, पूरी दुनिया ये जानती है, और अक्सर बीइंग अ जर्नलिस्ट, सिर्फ आपके टीवी चैनल पे ही नहीं, जहां भी हम आपके अलावा भी जाते हैं, जो चीज़ मौजूद है, जो चीज़ यहाँ पे हमारे यहाँ पाई जाती है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई कोताही या कमी या उसमें कोई मज़ायका नहीं है, या हम ये करें कि हम उसमें अशेम्ड जो है वो फ़ील करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर मेरी ज़ाती राय की अगर आप बात करें तो शायद मैं मीडिया इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में शायद वो वाहिद शख्स होऊँगा, या अगर कोई और मेरे इन ख़्यालात के साथ मिलता हो तो मैं वो कह नहीं सकता। लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो हमसे आगे नहीं बल्कि बहुत आगे है, बहुत बेहतर है। इस चीज़ को, ये एक चीज़, इसको डिनायल में ये जाने वाली है नहीं है, क्योंकि सब देखते हैं, सब जानते हैं। सेकेंडली, अगर पाकिस्तान आज पीछे है या इंडिया आज आगे है, तो इसमें भी कोई वो चीज़ नहीं है कि हम दोनों की या दोनों स्टेट्स की शायद जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। प्रायोरिटीज़ इसमें सबसे बड़ी जो हमारे मुल्क की जिसे नाकामी हम कह सकते हैं वो ये है, जैसे अभी मेरे से पहले जो हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने ज़िक्र किया कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी टर्म पूरी नहीं करता। हमारे ख्याल में, मेरे भी ज़ाती तौर पे ख्याल में, ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारा
कि जिसको हम एक कंप्लीट जो टेनोर है वो नहीं कर पाते। टेनोर हम कंप्लीट कर पाते, दरमियान में हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपना नहीं, वही मैं वही कह रहा हूँ राणा अली साहब। देखिए यही तो समस्या है कि आप समस्या गिना रहे हैं, लेकिन समस्या क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो आरजू कह रही है बार बार कि यहाँ देश जो है कोई वो पपेट जरूर होते हैं, लेकिन आईएसआई और आर्मी वाले चला रहे हैं। ये स्थिति इसलिए है। छोटी बातें सुन लेना सुमित जी, अब आप भी आईएसआई और फौज पे ना आ जाया करें, को थोड़ा सा पॉलिटिकली चीजों को देखा करें। अब अगर इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए घर गया था, तो मुझे एक बात बताएं, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कि वो जीएचक्यू की प्रैक्टिस है? वो पार्लियामेंट की इमरान खान को लाया कौन था पहले उससे बताइए। जानने की बात छोड़िए, उसे आर्मी पकड़ के लाई थी क्योंकि बाकी दो से फारिग होना चाहते थे। वो उन्होंने नया पपेट खड़े किया। वो प्ले बॉय था, उससे संभली नहीं, वो और उसकी बीवी जादू टोने में मस्त थे, स्टेट के सारे गिफ्ट खा गए। तो पहले इमरान खान गया नहीं, पहले लाए क्यों थे? पहले उस पर थोड़ी सी लाइट फेंकिए मेरे मालिक साहब। देखें, गुजारिश ये है कि आज भी अगर इमरान खान साहब, जिसको आप कह रहे हैं ना कि वो उसने सबसे ज्यादा वोट लिए, तो वो अगर जेल में है तो डेफिनेटली वो करप्शन के केसेस में ही है। जो आपने कहा तोशाखाना केस है, जो जो उसने घड़ी शड़ी बेची, जो सारे मामला देखे थे कि जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और फिर आपने उसकी वोटें भी रिक कर दी बेचारे की। आपके जर्नैलों ने बैठ के वोटें रिक कर दी उसकी। नहीं, ये तो आप देखें ना, वही बात जैसे मैंने कहा कि आप अगर यहाँ पे कोई बच्चा भी जो है वो पैदा होता है या कोई इस तरह की बात होती है, तो आप फौरी तौर पे उसको डाल देते हैं जर्नैलों के ऊपर, या दूसरे नंबर पे आप कहेंगे जी ये फौज का ही काम है यहाँ पे। आपके हर सियासतदान ने कहा है कि वो गेट नंबर 4 से चलती है। आरजू जी ने खुद कहा है, जो फ्रूट सप्लाई करता था वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ? आपके पास वो हेड ऑफ स्टेट आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं मिलने जाता, वो आपके जनरल से मिलने जाता है। इंडिया में जो आता है वो हमारे जनरल से नहीं मिलता। हमारे जनरल तो 2 कमरों के मकान में रह के, और मैंने आपके 4 कमांडरों के घर देखे। तो प्लीज मेरे मालिक थोड़ा सा शीशा देखो, ऐसा की गल ना करो कि साडी नजरें झुक जान। प्लीज 4 कमांडरों के घर देखे ना थे। हम दुआ करते हैं कि आपको भी चले को 2 कनाल 4 कनाल का घर दे दें। चले इसी वजह से हम नहीं राणा अली सुनिए, घर के बाद में दिलवाइएगा। 25 करोड़ के मुल्क हैं आप। 25 करोड़ के मुल्क में आपको पता है 25 करोड़ के मुल्क में 3.8 करोड़ भीख मांगने वालों की संख्या पेशेवर तरीके से पहुंच गई है। ये आंकड़ा है, 3.8 करोड़ भीख मांगने वाले जो पेशेवर हैं। आप आईएमएफ के पास बार बार जाकर नाक रगड़ते हैं। आप देखिए आप आंकड़े आपके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन हम सुरेंद्र जी बहुत प्यार से आईना दिखाना चाह रहे थे। आप चलेगा, इंडिया के भी शामिल करें इसमें। और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाते हैं आईएमएफ, तो आईएमएफ इतना कड़ा शर्त लगाता है, वो मानने के लिए तैयार, मंत्रालय खत्म कर देते हैं, 1.5 लाख लोग अचानक बेरोजगार हो जाते हैं। अब आप टैक्स भी लगा रहे हैं, महंगाई और भुखमरी से स्थिति हालत पहले ही खराब है, और टैक्स आप बोझ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईएमएफ से आपको पैसा चाहिए। और आईएमएफ से कितना लीजिएगा भाई? ये 25वां ऋण पैकेज है। 1958 से जो सिलसिला शुरू हुआ, ये 25वां है। कितना लीजिएगा? कितना लोन पर चलाइएगा देश को? और आपकी जो जीडीपी है, अब आखिरी में एक बात और, आपकी जो जीडीपी है पूरे पाकिस्तान की, उससे कहीं ज्यादा हमारी टाटा कंपनी, हमारे यहाँ टाटा कंपनी है, गूगल कर लीजिएगा, टाटा कंपनी का जो कैपिटल है ना, कैपिटल है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो ये तो है स्थिति। आप मैं एक चीज कह सकती हूँ प्लीज? जी आरजू। देखिए मैं बस एक 30 सेकंड लूंगी। देखें जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे तब मैंडेट जो था वो नवाज शरीफ साहब का था, लेकिन गवर्नमेंट बनाई थी इमरान खान साहब ने, और इस वक्त इमरान खान साहब का मैंडेट है तो गवर्नमेंट बनी है शहबाज शरीफ साहब की। अब कोई मुझे ये समझा दे कि आखिर ये क्या चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं यहाँ पे। इसलिए कि मैंडेट जिसका होता है गवर्नमेंट दूसरे की बन जाती है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है ना जो ये करवा रही है। वही आईएसआई वाले जहां चाहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। और राणा अली भी मानते होंगे अंदर ही अंदर, यहाँ डर है कि कहीं बोल दे तो कुछ हो ना जाए। आईएसआई और फौज वाले जो चाहेंगे वही होगा। सहगल साहब, क्या ये पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की स्थिति में जो मैंने भी गिनवाई और राणा अली भी मान रहे हैं, दुरुस्त तरीके से नहीं मानेंगे, मजबूरी है, लेकिन ये स्थिति अब ऐसे ही रहेगी जब तक कि आपको आईएसआई आर्मी से मुक्ति नहीं मिले? पाकिस्तान की स्थिति तो बदतर होती जाएगी अगर उनको आईएसआई से मुक्ति ना मिले।
क्योंकि आईएसआई और आर्मी जो है टोटली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक ने अपने आप को इन्रिच कर लिया है, हर एक के बच्चे बाहर हैं और उनकी जो प्रायोरिटीज है बिल्कुल गलत है। जहाँ तक देश का ताल्लुक है, देश कंगाली पर की बोर्ड पर है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बिल्कुल डूब चुका है। लेकिन उसके बावजूद उनकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए, जानो माल का नुकसान किया जाए और दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाए टेररिज्म। दुनिया में कहीं भी कोई भी हादसे, बड़े हादसे होते हैं, पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मैं तो राणा साहब को दाग देता हूँ कि वो साफ तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या हालात है, क्या स्थिति है, उसके बावजूद भी बड़ी कोशिश करते हैं कि उसको ठीक है। सच्चाई को उल्टा करके ऐसे पेश करें ताकि आईएसआई के फेवरेट बन जाए। आईएसआई और आर्मी जो है इनको बहुत शाबाश देगी, क्योंकि वास्तव में बहुत ही होशियारी से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसकी पूरी दाग देता हूं उनको। लेकिन पाकिस्तान की जो करंट स्थिति है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो पाकिस्तान जो है वास्तव में अगले 4-5 साल में टूट जाएगा। ठीक है, आप चाहे जितनी कोशिश ठीक है करो, सुधाकर जी, तो क्या ये मान लिया जाए आने वाले दिनों में पाकिस्तान उस बारूद पर बैठा हुआ है जो विस्फोट होने वाला है? बिल्कुल। अगर आपकी इजाज़त है 1 मिनट के लिए, मैं किसी को दिल में चोट नहीं पहुंचना चाहता हूं। राणा साहब बहुत विद्वान हैं, आपके हम बयान सुनते रहते हैं। आपको एक्चुअली झांक के देखना निहायत आवश्यक है। कुछ करीब 1.5 साल पहले मेरे को इनवाइट किए थे डीसी वॉशिंगटन में कुछ टॉक देने के लिए, मिथ एंड रियलिटी। कोई सारे मसलों को उन्होंने उठाया था, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान। एक साहब को मैं वही सवाल पूछा, सुमित, जो आप अभी पूछ रहे थे थोड़े मिनट पहले, क्या पाकिस्तान का कोई सुधार नहीं है? मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा ये कमिटमेंट है। बहुत विद्वान है, बहुत जाने माने व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा था कि सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। क्या है? कि जब तक पाकिस्तान के नागरिक सड़क के ऊपर उतर ना आए, रिवोल्यूशन ना हो और जुडिशियरी, मीडिया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल जैसे इंडिपेंडेंट वर्टिकल ना बनाया जाए, तब तक पाकिस्तान का कोई सुधार नहीं हो सकता। वो साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बताया था, है पाकिस्तान के, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को लिखा गया था, ये बहुत हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में लिखा गया है। चंद एक चीजों को जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका कोई वो है ना, वो कहते हैं कि कोई भी आप कह रहे हैं पाकिस्तान 2.0 बनाना होगा? बिल्कुल। यहीं पे आरजू मैडम इधर ही बैठी है, उनका मैं देखते रहता हूं बहुत। मैं एडमायरर। लीडर्स लाइक हर कैन चेंज पाकिस्तान, जो आईना दिखा के लोगों को ये बोल सकते हैं कि भैया हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आ जाओ, समय आ गया है, आइए। एक टॉप टू बॉटम आप कह रहे हैं पूरी तरह से एक सर्जरी की जरूरत है, तभी दुरुस्त हो पाएगा। क्योंकि एक आपको जब बीमारी होती है, बहुत गंभीर रोग होता है, तो बहुत ठोस इलाज, सख्त इलाज की जरूरत भी होती है। लेकिन सवाल है कि वो इलाज पाकिस्तान की जनता को ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जनता ही वो इलाज बेहतर कर सकती है। वहाँ के हुक्मरान तो चेहरे बदलते रहेंगे, आईएसआई और आर्मी पीछे से अपना एजेंडा चलाते रहेंगे। आप भूखे मरते रहिए, आप बिजली के बिल चुकाते रहिए, टैक्स चुकाते रहिए, आपके बच्चों को शिक्षा मिले ना मिले, आपको घर मिले ना मिले, हालात ऐसे ही बद से बदतर होते रहेंगे। चंद रुपए कर्ज लेकर कहेंगे देखियो साहब हम कर्ज लेकर आ गए आईएमएफ से, यही खुशखबरी आपको सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया आरजू काजमी आपका और राणा अली आपका। देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग तरक्की करें और आगे बढ़ें, लेकिन अगर रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को दूर करने की जिम्मेदारी भी आप राणा अली और आरजू काजमी आप जैसे लोगों पर ही है, और आप जैसे पाकिस्तान की आम जनता को जगाने का भी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका और सुधाकर जी आपका और सहगल साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। धरती रहने वाले अपने आप को